बिल्कुल फोकस से ना इसको समझना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे, समझना अच्छे से, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, 99% बच्चों से इसके ये नहीं होता है, ओके, तो कोशिश करना अच्छे से समझ लो क्या है। व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट वो होती है डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, द ओनली कंडीशन इज एक पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। लाइक ये कांस्टेंट वोल्टेज है बट इट इज चेंजिंग प्लस V to minus V. Every time the value is constant but the direction is changing. After the time interval called as half period, ये पूरा एक साइकिल होता है, तो हाफ टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एवरी हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हुए एक सेकेंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। द ओनली कंडीशन फॉर अ करंट या वोल्टेज टू बी ऑल्टरनेटिंग इज इट शुड चेंज डायरेक्शन आफ्टर ए डिफाइंड पीरियड, करेक्ट। दिस इज कांस्टेंट वोल्टेज AC, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ ए वोल्टेज और करंट लाइक दिस, इट इज नॉट AC, ये AC नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो AC नहीं है तो DC है, या तो AC होगी या DC होगी, दो ही होती है कैटेगरी, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती। सो ये AC नहीं है, ये DC है, बट DC हमने जो आज तक पढ़ा वो क्या पढ़ा? कांस्टेंट होती है। तो ये है DC विद पल्सेस, DC विद पल्सेस, और इसको हम बोल देते हैं पल्सेटिंग DC, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट AC, ठीक है। जनरल बता रहा हूं मैं करंट कैसे होता है। सो DC और AC आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज if the direction is changing or not changing, not the magnitude. Magnitude कभी नहीं देखते, ठीक है। DC में वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो सकता है, AC में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। नाउ हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसी वाली AC, इस टाइप की AC, ये याद करो ऑसिलेशंस होते थे, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक AC, हार्मोनिक AC। व्हाई इट इज कॉल्ड हार्मोनिक AC? बिकॉज इट फॉलो द साइन और कॉस कर्व, साइन कर्व या कॉस कर्व को फॉलो करता है, और साइन और कॉस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। साइन एंड कॉस फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हार्मोनिक फंक्शन पे डिपेंड करती है। इफ सपोज दिस इज करंट, ये टाइम t और ये करंट I, एंड लेट्स से दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू, तो जो वहां पे ऑसिलेशन की इक्वेशन होती थी क्या? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, याद है? ऐसे यहां पे इस करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम ऑफ समथिंग। वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहाँ पे करंट या वोल्टेज की बात करते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट करंट एज ए कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है फेज का, ठीक है, फेज का या स्टेट का डिफरेंस होता है। इफ इट इज जीरो एट टाइम जीरो,
then it will follow the sine curve. If it is maximum at t is equal to 0, then it is cos curve. So that is the only difference of phase. Correct? समझ में आ रहा है? So accordingly इसमें phase भी होता है. जब हम AC की बात करते हैं, हार्मोनिक फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें फेज भी होता है. फेज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये फेज है 0, ये फेज है π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π. करेक्ट? दिस इज कॉल्ड फेज. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो वैल्यू होती है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू. करेक्ट? ठीक है. नाउ अब ये करंट या वोल्टेज हमेशा चेंज होती रहती है. इफ वी यूज ए मीटर, एक मीटर रीड करने के लिए, तो वो क्या रीड करेगा? एवरेज तो रीड करेगा नहीं, क्योंकि एवरेज 0 होता है. एवरेज ऑफ AC इज ऑलवेज 0. 0 ही होगा ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एवरेज हमेशा 0 हो गया. हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, तो मीटर एवरेज भी रीड नहीं करता. ठीक है? जब भी वेरिएबल चीज़ें होती हैं, ये एक जनरल फिजिक्स का है. ठीक है? और एनर्जी ना स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है. याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हाफ mv². स्पीड इज वेरिएबल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी I²RT. करंट इज वेरिएबल. वोल्टेज से देखें तो v²/R/T. वोल्टेज इज वेरिएबल. ठीक है? तो जब वेरिएबल होता है और स्क्वायर डिपेंडेंट होता है, पूरे फिजिक्स में हर जगह अप्लाई होता है. इफ एनर्जी इज स्क्वायर डिपेंडेंट एंड द क्वांटिटी इज वेरिएबल, देन वी ऑलवेज यूज RMS वैल्यू. कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? RMS. RMS उसमें याद है पढ़ा था गैस मॉलिक्यूल में, व्हाट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर. RMS वैल्यू बोलते हैं. ठीक है? अब क्योंकि ये डिफाइंड सिस्टम है, तो RMS वैल्यू होती है VRMS. ऐसे इसको हम RMS भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं. एक बार फोकस करके समझ लो, नोट बाद में कर लेंगे. ठीक है? कॉपी किताब बंद करके आराम से फोकस करके समझ लो. और वर्चुअल वैल्यू, दिस इज VRMS या V इफेक्टिव या V वर्चुअल, ऐसे करके कुछ भी वर्ड यूज करते हैं. ठीक है? इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2. ये मैंने उसमें भी यूज़ किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, तो आई सेड कि RMS वैल्यू इज़ 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू. तो जो भी हार्मोनिक वेरिएशन होते हैं, उसमें RMS वैल्यू हमेशा 1/√2 टाइम्स होती है. ये हम डिराइव भी करेंगे. ओके? मैं दो चीज़ें याद रखो पूरा फिजिक्स में, जहाँ भी एनर्जी स्क्वायर डिपेंडेंट हो वेरिएबल के, तो हम हमेशा RMS वैल्यूज़ यूज़ करते हैं. करेक्ट? तो हमारा जो मीटर रीड करता है, वो हमेशा RMS वैल्यू रीड करता है. एंड इन एनी क्वेश्चन और अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज RMS. नीड नॉट टू स्पेसिफाई, दिस इज RMS. इफ सेट वोल्टेज इज 230, दैट मीन्स RMS. ठीक है? If said current flowing through the AC circuit is 5 ampere, that means RMS. If it is the peak value, then there will be specified. The peak value in the circuit is this much. Okay? तो peak value या instantaneous value को हम define करते हैं
या एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू फिर बोलेंगे कि 0 होता है, एवरेज वैल्यू एक्चुअली हाफ साइकिल का तो एवरेज होता है ना, हाफ साइकिल का तो एवरेज होता ही है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, it will be specified that we are talking about. RMS value may or may not be. Once at voltage with no abbreviation, then it is always RMS. ठीक है, तो हम बोलते हैं हमारे घर में कितनी वोल्ट आती है, 240 वोल्ट. Which value is it? RMS value. ठीक है, it is said 240 volt AC is dangerous than 240 volt DC. Why? बिकॉज 240 वोल्ट डीसी तो हमेशा 240 होती है, लेकिन 240 AC मीन्स इट गोज अप टू 240 रूट 2, अप्रोक्सीमेटली 340 तक, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 340 तक, जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस हमारे अक्रॉस अप्लाई होगा 240 वोल्ट AC में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 340 तक जाएगा, लेकिन 240 DC में वो 240 रहेगा, राइट? समझ गए? आरएमएस वैल्यू ये इस टाइप के साइकिल की होती है, अगर मुझे इसमें निकालनी हो तो भी यही आएगी, ठीक है, 1/√2 टाइम्स. क्लियर? दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. क्या? एसी होती है जो पीरियोडिकली चेंज होती है, जो हम पढ़ते हैं वो हार्मोनिक एसी होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई साइन और कॉस फंक्शन. I is equal to I naught, V is equal to V naught, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है. देन जो वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होती है वो होती है आरएमएस वैल्यू. उसके अलावा जो वैल्यूज हैं पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू. दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द एसी. द सेकेंड एस्पेक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीसी इन मैनी वेज. अगर हम डीसी को देखें एक सर्किट में, ये रेजिस्टेंस R, ये वोल्टेज V, ये करंट I, तो करंट कितना? V/R, ठीक है. ये रेजिस्टेंस R, ये एक कैपेसिटर, ये पोटेंशियल सोर्स V, तो करंट कितना? करंट कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होता है, और जब वो चार्ज हो जाता है तो उससे करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है. जब तक वो चार्ज होता रहता है करंट उसमें से फ्लो होता है. क्यों? क्योंकि तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है. जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, तो करंट ब्लॉक हो जाता है. तो अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 0, यानी जब हमने स्विच क्लोज किया उस टाइम पे कैपेसिटर जस्ट चार्ज होना शुरू होगा, उसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो करंट कितना होगा? V/R. एंड एट t इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम, थोड़े टाइम बाद जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट फ्लो होगा सर्किट में से? नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा? 0. तो मींस करंट फाइनली 0 होना है. सो व्हाट वी स्टडी, डीसी में कैपेसिटर के थ्रू करंट 0 होता है, और वी से कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी. कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ठीक है, यानी इनफाइनाइट अपोजिशन पोज करता है. जो करंट को अपोज करने वाली इसकी प्रॉपर्टी है वो इनफाइनाइट है. इतना अपोजिशन है कि करंट फ्लो नहीं होता है, लुकिंग इनटू द डिफरेंट टर्म, ठीक है. लेकिन अगर हम यहां पे एसी लगा दें, दिस इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ एसी. एसी का सिंबल ऐसे होता है. अगर हम एसी लगा दें
तो ये कभी स्टेडी स्टेट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, फिर वोल्टेज कम होना शुरू हो गया तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, तो करंट कभी जीरो होगा नहीं, तो करंट विल कीप ऑन पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट हमेशा होता है एसी में। डीसी में जैसी स्टेडी स्टेट आ गई, कैपेसिटर में करंट ब्लॉक हो जाएगा। एसी में कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। देन थर्ड थिंग हम जो पढ़ते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर में जब हम डीसी स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियली ये अपोज करते हैं, दैट इज बाय द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ की वजह से ये अपोज करता है, बट जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है वो अपोजिशन कम होता जाता है एंड फाइनली करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लाइक इफ वी हैव ए रेजिस्टेंस R और ये इंडक्टेंस L, ये वोल्टेज V, तो एट t इज इक्वल टू 0 करंट इज 0, क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है करंट को। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर अपोज करेगा ही नहीं, इंडक्टर अपोज करेगा ही नहीं, तो ये सिर्फ एक वायर बन गया। A coil will be a wire-like thing if it doesn't oppose, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा? V/R। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। सो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर इज लाइक शॉर्ट सर्किट, यानी जीरो अपोजिशन, अपोज ही नहीं करता, करेक्ट। कैपेसिटर फुल्ली अपोज करता है, व्हाइल इंडक्टर डू नॉट अपोज एट ऑल। ये तो डीसी का हो गया, लेकिन एसी में तो तीनों ही अपोज करेंगे। क्यों? इंडक्टर में भी कंटिन्यूअसली करंट चेंज, तो कंटिन्यूअस ईएमएफ, और वो ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में भी एक फाइनाइट अपोजिशन होता है, इंडक्टर में भी फाइनाइट अपोजिशन होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। तो फॉर द रेजिस्टेंस एसी और डीसी सेम थिंग है। रजिस्टर्स के लिए एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर के लिए अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस जैसी चीज है, बट इसका नाम क्या है? रिएक्टेंस। और इसलिए कैपेसिटर को रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिव कंपोनेंट, व्हाइल कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली इंडक्टर का जो अपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। और रेजिस्टिव कंपोनेंट रजिस्टर होता है, लेकिन तीनों हाँ एक ही चीज। लाइक इसको हम लिखते हैं एक्ससी से और यूनिट इसकी सेम ओम। इसको हम लिखते हैं एक्सएल से और यूनिट क्या? ओम। और रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टेंस हम लिखते हैं आर एंड यूनिट इज ओम। तो ये तीनों सिमिलर चीज है, ठीक है। सो दैट इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ एसी। एसी बिकम कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो काम रेजिस्टेंस डीसी में या एसी में करता है, सिमिलर काम इंडक्टर और कैपेसिटर भी एसी में करते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको एक जनरल एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक फैन का रेगुलेटर क्या चीज है? ये एक पंखा है, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये ऐसे नॉब घुमाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज लगा दी, राइट। अब जब हम नॉब घुमाएंगे तो ये पॉइंटर आगे जाएगा, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम कब होगी? जब पॉइंटर बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब पॉइंटर यहां आ जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा ही नहीं सर्किट में, ठीक है। पूरा का पूरा करंट तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस में आएगा ही नहीं करंट, ठीक है। लेकिन जब हम पॉइंटर इधर करेंगे तो ये कुछ वोल्टेज खा जाएगा, तो पंखे को वोल्टेज कम मिलेगी, तो पंखा स्लो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ द रेगुलेटर वर्क्स। जो रेगुलेटर है पंखे का, वो इस तरह से काम करता है। और सेम यही होते थे पुराने ज़माने के जो खटर पटर रेगुलेटर होते थे, होते थे ना, खट 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 4-5 नंबर, तो वो रेजिस्टेंस चेंज करते थे, ठीक है। उससे क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि जितनी एनर्जी पंखे ने नहीं ली, उतनी एनर्जी रेजिस्टेंस लेने ली। यानी एनर्जी तो उतना ही खर्च होगी, चाहे आप पंखा स्लो चलाओ चाहे आप पंखा फास्ट चलाओ, ठीक है। अब एसी में क्या है? एसी में तो ये, और डीसी में तो यही करना पड़ेगा। लेकिन एसी में हम क्या कर लेते हैं? एसी में हम इसकी जगह एक इंडक्टर लगाते हैं, यानी इंडक्टिव कॉइल, ऐसे, और वही ऐसे पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ये इंडक्टर भी एसी में रजिस्टर की तरह अपोज करता है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम काम करेगा। जैसे जैसे हम इस पॉइंटर को मूव करेंगे आगे की तरफ को, फैन फास्ट होता जाएगा, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस वाला सब कुछ। बट फर्क क्या है? ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। दैट्स वाई ऑल खटर बटर रेगुलेटर आर रिप्लेस विद द सो कॉल्ड दैट सोफिस्टिकेटेड से रेगुलेटर जो आजकल होते हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेटर आजकल हम यूज करते हैं ये होते हैं इंडक्टर बेस्ड रेगुलेटर। अब इनका एडवांटेज क्या है? जितना पंखा स्लो चलेगा उतनी एनर्जी कम खर्च होगी, जितना पंखा फास्ट चलेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा करेगी। अब पुराने रेगुलेटर में क्या था कि चाहे पंखा स्लो चले चाहे फास्ट चले, एनर्जी तो उतना ही खर्च होना है, ठीक है, करेक्ट। तो इस वजह से ये, तो दैट इज व्हाट वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ द इंडक्टर। हम इसको एसी सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह यूज़ कर लेते हैं। जहाँ भी हमें वोल्टेज ड्रॉप कराना होता है तो हम रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज़ करते हैं? इंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो कर देगा और एनर्जी कंज्यूम करेगा नहीं, ठीक है। इन जनरल मेरे कहने का मतलब ये था, इंडक्टर और कैपेसिटर एसी में ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे रेजिस्टेंस करता है, लेकिन डीसी में नहीं करते। डीसी में या तो उनका रेजिस्टेंस 0 होता है या उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस शुरू में 0 होगा, बाद में इनफाइनाइट हो जाएगा। इंडक्टर का रेजिस्टेंस शुरू में इनफाइनाइट होगा, बाद में 0 हो जाएगा। लेकिन एसी में इनका रेजिस्टेंस डिफाइंड है, डिफाइंड है कितना होता है वो हम पढ़ेंगे बाद में, कि इतना रेजिस्टेंस ये होता है। इतना रेजिस्टेंस हम वर्ड नहीं बोलते, क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड दूसरे उसके लिए यूज़ होता है, तो हम अपोजिशन बोलते हैं कि इतना अपोजिशन करेंगे, इतना अपोजिशन है। और ये जो अपोजिशन है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, और ये बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी वैसी है जैसे रेजिस्टेंस होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, करेक्ट। ये समझ में आ गया? दैट्स द सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड, एंड दैट इज मोर डेंजरस,
रेजिस्टेंस में वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाओ। ऐसे बनेगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज कम करो करंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये सेम फेज में है। व्हाट मींस सेम फेज में है। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, सो दैट इज व्हाट वी से द सेम फेज में है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर को जब हम एसी में लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता, आगे पीछे चलते हैं, वोल्टेज और करंट आगे पीछे चलते हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, और जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। ठीक है, और ये समझने के लिए क्यों होता है डीसी से समझ लो, राइट। सपोज करो यहां पे हम डीसी यूज कर रहे हैं, जब कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है ना। जब कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ तो करंट मैक्सिमम है, और जब फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट जीरो हो गई। यानी जब कैपेसिटर की वोल्टेज मैक्सिमम हो गई तो उसमें करंट जीरो हो गया, और जब वोल्टेज जीरो थी तो करंट मैक्सिमम था। सेम ऐसे ही इंडक्टर में देखो, इसमें बैक ईएमएफ बाद में स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा जीरो। जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो, और जब करंट जीरो थी तो ये मैक्सिमम अपोज कर रहा था, बैक ईएमएफ मैक्सिमम था तो वोल्टेज मैक्सिमम थी। ठीक है, सो रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज करंट सेम फेज में रहती है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो उल्टा चलता है। सो दैट्स व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि जो हमारा माइंडसेट है वो तो हमेशा ये बोलता है वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, क्योंकि बचपन से आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं नहीं, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो। फिर एकदम क्वेश्चन दिमाग में आता है हाउ, तो मैंने बता दिया हाउ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम ये स्लिप हो जाते हैं, क्वेश्चन करते टाइम तो यही याद रहता है वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम। ठीक है, फिर हमको इसे दिखाना होता है। कैसे दिखाएंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि ये वोल्टेज ज़्यादा करंट कम, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम, बताएंगे कैसे? इसको बताने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, यानी एसी को हम बताने के लिए कि कैसा है। ठीक है, तो फेज डायग्राम्स यूज करते हैं। ये डायग्राम्स क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसमें एक वेक्टर, वोल्टेज और करंट दोनों वेक्टर नहीं है, लेकिन हम एसी में इन्हें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही वेक्टर नहीं है, वेक्टर मत ले लेना कि मैंने वेक्टर बना दिया तो ये वेक्टर हो गया। तो ये वोल्टेज हो गई, ठीक है, एंड ऐसे ही बनाया तो ये करंट हो गई। ठीक है, सो दैट मीन्स दोनों सेम फेज में है। तो ये किसका डायग्राम हो गया? रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का डायग्राम हो गया। देन इफ वी से ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? 90 डिग्री का। और फेज डिफरेंस 90 होता है जीरो और मैक्सिमम के बीच में। ठीक है, ये याद करो, फेज मैंने बताया था, ये फेज जीरो, ये फेज मैक्सिमम, ये 90, और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम है वो 90 डिग्री आगे है। कितना आगे है? 90 डिग्री। तो ये वाला वेक्टर इससे 90 डिग्री आगे है।
ठीक है, ये कहेंगे वोल्टेज वाला करंट से 90 डिग्री पीछे है और V से फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। ये डायग्राम होता है कैपेसिटर का, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सर्किट, दैट हाउ वी आइडेंटिफाई। सिमिलरली इंडक्टर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उल्टा होता है। उल्टा कैसे? कैपेसिटर का उल्टा होता है। लाइक अगर ये वोल्टेज है तो करंट ये होती है 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट गोज। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, सेम फेज का मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, या करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम। कैपेसिटर में और इंडक्टर में दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री। और इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द क्वांटिटी इज जीरो द अदर क्वांटिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। फेज आगे होना पीछे होना वो डिपेंड करता है कि किस पे बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है। लाइक जैसे कैपेसिटर में वोल्टेज बेस्ड है, तो जब वोल्टेज जीरो होती है तो करंट मैक्सिमम होती है, यानी करंट वोल्टेज से आगे है। इंडक्टर करंट बेस्ड है, इंडक्टर में जब करंट जीरो होती है तो वोल्टेज मैक्सिमम होती है, यानी वोल्टेज करंट से आगे है। दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एसी के, और ये पूरा एसी है, ऑलमोस्ट पूरा एसी चैप्टर है ये जो मैंने तुमको बताया। वह पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों में घूमेगा। वन, द वैल्यूज, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, दिस वैल्यू, दैट वैल्यू। सेकेंड, पोजीशंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। एंड थर्ड, ये फेजर डायग्राम्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसमें होएगा, ठीक है।